इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। यस, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय अमिताभ तिवारी जी हैं। जिस तरह से पुरानी फिल्मों में जो हीरो हुआ करते थे, उस तरह की आपका जो आभा मंडल है वो बहुत आकर्षक है, और जिस तरह से आपका आभा मंडल आकर्षित है वैसे ही आपके व्यक्तित्व के विषय में कई आपके ही साथी चर्चा करते रहते हैं। आदरणीय मुद्रा साहब हैं, सलूजा साहब हैं। आपके विषय में जब हम व्यक्तित्व पे बात होती है तो बहुत सारी बातचीत होती हैं, और चूंकि हमारा एक एपिसोड है शख्सियत, जिसमें हम शहर की ऐसी ही हस्तियों से बातचीत करते हैं, उनके व्यक्तित्व को मंच पर लेकर आते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है सर कि आप जैसी शख्सियत मंच पर आए और आपके जीवन के जो अनुभव हैं वो इस मंच के माध्यम से समाज में पहुंचे, ताकि युवा भी उससे प्रेरणा लें। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन पहले मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि हमारे तमाम दर्शकों को एक संक्षिप्त परिचय। मूलतः सर देवास से ही हैं? नहीं सर, मेरे पिताजी जज थे जी। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट जज थे तो हर 2 साल में उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ, और इस तरीके से मेरी शिक्षा भी कम से कम 10 जिलों में हुई। अच्छा। और फिर मैंने इंजीनियरिंग करी ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज MITS से जी। 1985 में मैंने स्नातक किया वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने कुछ समय ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में रहा मैं ट्रेनिंग के दौरान, और 1987 में देवास आया। यहाँ गजरा गेट्स में मैंने एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन किया। 94 तक मैं पहले गजरा गेट्स में रहा। उसके बाद एस कुमार्स मैंने नौकरी करी, करीब 10-11 साल 12 साल में वहाँ प्रेसिडेंट रहा। उनकी टेरिटोरियल यूनिट है, उसका मेरे सामने ही उसका विस्तार और उसने अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करी, और मैं 94 तक एस कुमार्स के साथ था। उसके बाद मैंने खुद का व्यवसाय भी किया, कुछ ठेकेदारी के काम किए। मेरे यहाँ बिलावली में एक दूध की डेयरी भी डाली, डेयरी फार्मिंग करी। MPS के मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डेयरी का लोन हमारी हुआ था तब 2004 में। अच्छा। और भारतीय स्टेट बैंक से हमको ऋण लेके हमने उसको कम से कम 25 गाय और 20 भैंस से शुरुआत करी थी, 45 से, और हमने वहाँ पे 18 घन फुट का बायोगैस संयंत्र भी डाला था। और उसके बाद सर्विस भी वापस करी, क्योंकि इन सब व्यवसाय में बहुत ज़्यादा कमाई तो है नहीं। फिर मैंने वापस नौकरी करी, मैं कपारों में 10 साल रहा। फिर विगत 2018 से मैं गजरा गेट्स में वापस आया हूँ और वाइस प्रेसिडेंट गजरा गेट्स हूँ। टोटल मेरा 38 साल का अनुभव है, और जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है वो तो धीरे धीरे बनता है, संस्कारों से बना जी। आपका सुपरफिशियल तो ऊपर की देन है, पर बाकी जो है वो परिस्थितियाँ और आपके संस्कार निर्माण करते हैं आपके व्यक्तित्व का। तो वो धीरे धीरे हुआ। हम लोग कहते हैं ना कि कोई जैसे सालिग्राम होते हैं, घिस घिस के ही वो सालिग्राम होते हैं। तो जिंदगी में जब तक आपको अच्छा बुरा सब देखने को नहीं मिलता है, तो उस तरीके से मेरा 38 साल प्राइवेट सेक्टर में मेरी अभी सर्विस हो चुकी है। पिताजी जज थे? जी, जज थे। परिवार में पिताजी जज रहे, तो वहाँ से जो संस्कार मिले वो किस तरह के संस्कार? हमारे पिताजी को अगर आप किसी पुराने जुडिशरी वाले से, क्योंकि उनका रिटायरमेंट काफ़ी पहले हो गया था, 80 में हो गया था, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और ईमानदारी की, आजकल तो वो जो उनकी जो ईमानदारी थी उसको आजकल एक बीमारी कह सकते हैं, OCD थी उनको ईमानदारी की, कि किसी से वो मिठाई तक नहीं लेते थे। अगर मिठाई कोई लाता था तो उससे 2 मिठाई लेके वो उसको मिठाई का डब्बा उसको वापस कर दिया करते थे। मेरी बहनों की शादी में बार स्टेशन पे सामूहिक कार्ड लगा के कहते थे कि भाई कन्या की शादी है, आप आमंत्रित है, पर कोई उपहार या कोई उस बहाने से कोई चीज ना दे जाए, इसका विशेष ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि 1983 में जब भोपाल गैस कांड हुआ तो सारे लोग उसमें उस दायरे में थे, उस जो सरकार ने निर्धारित किया था कि इन क्षेत्रवासियों को मुआवजा मिलेगा, उन्होंने हमें मुआवजे का फॉर्म नहीं भरने दिया।
और हमसे कहा कि आप तो खुद ऊपर वाले ने आपको कंपनसेशन दे दिया है कि आपको कुछ नहीं हुआ, क्या बात, हमें वो 25,000 रुपये लेने नहीं दिए। तो कोई पुराना जुडिशरी वाला उनको जानता है और वो बहुत ही साफ बोलने वाले, वो मॉरिस कॉलेज नागपुर के पढ़े हुए थे और टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, पर उन्होंने अपने आप को इतना आइसोलेट कर दिया कि बाद में धीरे धीरे वो देवास भी आए मेरे साथ, यहाँ 2003 में उनकी मृत्यु हुई, मेरे साथ रहे। पर वो उनको अपने जीवन के सेकंड पार्ट में तो उनको काफ़ी डिप्रेशन रहा, क्योंकि उनने प्रोफेशन को ऐसा जिया जैसे कि वही प्रोफेशन उनका व्यक्तित्व बन गया कि किसी से कम मिलना। उन्होंने टेनिस भी छोड़ दिया कि क्लब में जाके लोगों से बात करके अपने फायदे की बात भी कर लेते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज से विड्रॉ किया। और मेरी माँ भी 1948 की स्नातक थी नागपुर से। जब बच्चियां पढ़ाई नहीं जाती तब वो हॉस्टल से रह के उन्होंने नागपुर के LID कॉलेज से स्नातक किया था। क्या बात। तो मेरी मदर और मेरे फादर दोनों से मुझे जो भी मिला वो ही मेरी संस्कारों में आया और मेरी व्यक्तित्व में आया। निश्चित तौर से। तो उस दौर का एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आता है सर, आपने बताया कि चूंकि पिताजी के बार ट्रांसफर होते हैं कई सारे जिलों में जाकर आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। अभी मैंने ग्वालियर से करी। अच्छा, तो ये बार बदलना आपके लिए लाभदायक रहा? किस दृष्टिकोण से देख सकते कि अलग अलग जगह पे जाके शुरुआत करना और फिर उस माहौल में अपने आप को ढालना, नए मित्र, नई जगह, नया सब कुछ, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है। और आज की तारीख में मैं जिस जगह भी कोई नेतागिरी करता है, सिवनी में जैसे DN है दिवाकर, मैं उनको फोन करता हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि आप कैसे जानते हो, तो मैंने कहा मैं 4th 5वीं में साथ था। तो वो वहाँ के बीजेपी के विधायक रहे। ऐसे ही सुभाष गुप्ता शहडोल में है मध्य प्रदेश में, उन्होंने रविशंकर यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे। और भी बहुत सारे मित्र हैं मेरे ग्वालियर में। ये एक फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि मेरे संबंध नेटवर्क बहुत लंबा हो गया। अच्छा, एक प्रश्न इसमें से एक और है सर कि क्योंकि कई जगह आप रहे जी और देवास में फिर आप यहीं बस गए, तो इन सब में देवास कैसा लगा? देवास एक बहुत अच्छा शहर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप लोग उसको सुने कि यहाँ इतना मीठापन है और यहाँ के लोगों में इतना अपनत्व है कि यह कहलाता भी है कि जो देवास आता है वो जाता बहुत कम है यहाँ से, क्योंकि यहाँ की मट्टी में भी तासीर है चिपकने की और व्यक्तित्व यहाँ के लोगों का काफी वो है। मालवा पूरा मैं मानता हूँ, मैं पूरा मालवे का स्वभाव उतना गर्म मिजाज लोग नहीं है। जैसे मैं जो ग्वालियर में था तो वो तो क्लाइमेट भी एक्सट्रीम है कि इधर 0 डिग्री भी हो जाता था, उधर 47-48 डिग्री पहुंचता है। तो जिस तरीके से वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम है, वहाँ के आदमी भी एक्सट्रीम है। मैंने एक बार, हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन आगरा जाते थे, कॉलेज के सब भीड़ इकट्ठी होके, तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो पता चला कि गाड़ियाँ 8 घंटे से सब यहीं खड़ी हुई हैं, आगे कोई डिरेलमेंट हो गया है। तो मैं वहाँ सामने खड़े हुए आदमी से पूछा मैंने कि भाई साहब क्या हो गया, गाड़ी कब से खड़ी है? तो इतना चढ़ा हुआ था वो। उसने मेरे से क्या तो क्या मादरस से दिया है? मतलब उसने जवाब तक देना ठीक नहीं समझा। मेरे से बोला क्यों, मतलब बताने में तकलीफ हुई उसको। वही अगर मालवा वाले व्यक्ति से अपन पूछेंगे कि क्या हुआ तो कहेगा आओ बैठो, हम भी सेव परमल खा रहे हैं, तुम भी खाओ। बिल्कुल, ये स्वभाव का अंतर है। ये मालवा के विषय में जिस तरह आपने टिप्पणी की, हम लोग अभी पिछले महीने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता जी का लाइव कर रहे थे। बहुत ही सज्जन आदमी और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व। तब बात मालवा की निकली थी और जो शब्द आपके हैं उसी भाव को ऋषभ गुप्ता जी ने भी व्यक्त किया था कि नौकरी करने का जो मजा है वो मालवा में। बिल्कुल। सलूजा साहब से आपका कब मिलना? सलूजा जी, मैं जब यहाँ पे गजरा गियर्स में था, 94 की बात है, तब इनका जायंट्स ग्रुप देवास में काफी एक्टिव था। जायंट्स ग्रुप में मैं सदस्य बना और उसका मैं प्रेसिडेंट रहा, फिर फेडरेशन डायरेक्टर रहा। उसमें सलूजा जी का जायंट्स ग्रुप में और ब्लाइंड स्कूल में बहुत बड़ा योगदान था। जायंट्स भी देवास में सलूजा जी चलाते थे और एक तरीके से कहना चाहिए कि देवास में मेरे को मंच सलूजा जी ने दिया। अच्छा। कि सोशल लाइफ में जो मंच मिला मेरे को सलूजा जी से। ये कब की बात है? ये 1994 की बात है। अच्छा, मतलब सामाजिक क्षेत्र में 94 से है। और मैं इनके स्कूल में मैं कहा करता था कि इनके सलूजा स्कूल जब ये चलाते थे कि जैसे टेंट हाउस के सामान आते हैं वैसी मेरी बुकिंग हो जाती कि हर प्रोग्राम में इनका झंडा वंदन,
सांस्कृतिक स्कूल का कार्यक्रम हर प्रोग्राम में आता था, तो मतलब मेरा टेंट हाउस के साथ मेरा भी बुकिंग हो जाती थी। तो वहाँ रहे, फिर ब्लाइंड स्कूल में हम लोगों ने साथ में काम किया, काफ़ी काम किया। और सलूजा जी तो क्या है कि ब्लाइंड स्कूल के लिए तो समर्पित व्यक्ति हैं, बिना उस तरह के जुनून हुए कोई संस्था 40-50 बच्चियों की जिसमें कि रोज की तकलीफें चलाना मुश्किल है, जब तक उस तरह का जुनून किसी को नहीं हुआ। तो उनका तो मैं ब्लाइंड स्कूल की जो उनकी सेवाएं हैं उसके लिए मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और बड़ी कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएं, फिर चुनाव लड़ने, फिर विधायक बन जाएं, फिर सांसद के लिए? ऐसा कॉलेज के टाइम में लोग मेरे को सोचते थे कि मैं नेतागिरी करूंगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व और आवामंडल ऐसे ही दिखाई देते हैं। मैं कॉलेज में जब था तो मेरा छात्र राजनीति में सक्रिय था ग्वालियर में, और वहाँ लोगों का यही मानना था कि इसका करियर जो है वो राजनीति में ही होगा। पर मेरा कभी वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से वो चीज नहीं होती जो नेताओं को स्ट्रगल के टाइम पे करनी पड़ती है, वो नहीं हो पाया। वो मेरे से नहीं हो पाया ना मैंने कोशिश करी, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने सारे मित्रों को जो बहुत बड़े बड़े नेता राजनीति के क्षेत्र में आए, पर उसमें क्या है, जब तक कि कोई बड़ा आदमी आपको ना खींचे, क्योंकि अधिकतर क्या है, जब आप कह रहे हो ना किसी का व्यक्तित्व अच्छा है, बोलने वाला है, तो उससे नेता चिढ़ते हैं कि इसको अगर साथ ले आए तो ये हमारी नंबर काट देगा, तो ऐसे लोगों को पीछे करते हैं। तो छाटेंगे वो बिल्कुल जो बोल नहीं सके, जिसके खाली वो पीछे पानी पिलाने वाले आदमी हो। नेता कभी पसंद नहीं करेगा कि उससे अच्छी पर्सनालिटी का कोई आदमी उसके ग्रुप में साथ हो। तो और जब तक पैर नहीं पड़ो, बिल्कुल बिछ जाओ, उसके बगैर आपका कोई नेता आपको हाथ ही नहीं रखता, और दुर्भाग्य से बिना उसके राजनीति होती नहीं है। तो आपने तय किया कि हम तो समाज सेवा करेंगे। हम समाज सेवा करेंगे, राजनीति से तो कोई मतलब था नहीं। स्टूडेंट लाइफ में थी राजनीति, क्योंकि वो एक उत्साह और उसमें अलग तरह की बात होती है, पर उसके बाद कभी नहीं की। मेरा एक प्रश्न और है सर, आपके साथी मुद्रा साहब से भी मैंने यही प्रश्न किया था कि आप दृष्टिहीन छात्रावास से जुड़े हुए हैं, वहाँ की बच्चियों के लिए आप काम कर रहे हैं। जब वो बच्चियाँ ऊंचाई पर जाती हैं और उपलब्धियां हासिल करती, तब आपको कैसा है? बहुत ही खुशी होती है। मतलब मैं इस बात की कल आपको बता सकता हूँ कि महसूस करता हूँ। देवास में 4 बच्चियां हैं, जिसमें एक शिखा दुबे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर है। वो 4 साल की थी जब ब्लाइंड स्कूल में उसके पिताजी इसको, मेरे को दृश्य याद है कि उसके पिताजी इसको गोद में, इतनी प्यारी बच्ची थी वो, और उसकी दृष्टि बाधित थी। अब वो यहाँ पे पीओ है, और उसको देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है। तब भी बच्चे मेरी आवाज से और मेरे उससे तिवारी अंकल आए बोलते थे। अब वो उसकी शादी हो गई है और यहाँ पीओ है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देवास शाखा में ही है। तो बहुत ही खुशी होती है। और भी बच्चियां हैं जो इस तरह से सरकारी पदों पे, विभिन्न पदों पे कार्यरत है। वो एक सबसे अच्छा अनुभव है, और उस अनुभूति जो होती है वो आपके जितना भी आपने काम किया या जितना समय दिया, उसका अगर इस तरह से फल मिलता है तो आपको सब चीज आत्मसंतुष्टि होती है। भविष्य में सर और कुछ आपकी योजना, आपको लगता है कि मुझे ये और करना है समाज सेवा? ऐसे तो कोई योजना नहीं है, तो ऊपर वाला जैसे चलाता है, क्योंकि हमने जितनी भी जिंदगी में प्लान किया, जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें हो पाई। मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं कुमार में डायरेक्टर के पद पे था, प्रेसिडेंट था। 2004 में मैंने कुमार छोड़ दी, और आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, कोई मानेगा नहीं। लोग सोचते हैं कि इसका कोई झगड़ा हुआ होगा या कुछ, अधिकतर लोग किसी कांड से बाहर होते हैं। मैं बहुत ही क्लोज था उस फैमिली का, पर मेरे सिर्फ 18 जुलाई 2004 को त्याग पत्र दिया वहां से। उसका कारण सिर्फ ये था कि उस दिन उस परिवार ने, जो शंभू कुमार जी कासलीवाल हम काका साहब कहते थे, उनका जो पूरा परिवार है, उनकी बेटी कुमार मंगला बिड़ला से शादी हुई है, उस परिवार ने उस दिन मेरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं प्रेषित करी। तो मैंने बॉम्बे में जो ऑपरेटर थी टेलीफोन की, मैंने उससे पूछा कि 18 जुलाई थी उस दिन, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों आपको आज आए नहीं क्या लोग, काका साहब काकी साहब और सब आए नहीं क्या? उन्होंने बोले आए। मैंने कहा, उसने मेरे को बर्थडे विश किया, तो मैंने कहा उनको आज याद नहीं रहा। बोले नहीं, मैंने बता दिया था कि आज आपका बर्थडे है। तो मैं उस संकेत से समझ गया कि जब आपकी
स्थिति ये है कि आज आपको विश नहीं किया, तो मैंने उसी दिन 2:30 बजे त्याग पत्र दिया और 4 बजे वहां से निकल आया। और उस जमाने में मेरी वो सैलरी देवास में किसी की नहीं होगी, उतनी प्राइवेट सेक्टर की सैलरी थी। तो मैं सिर्फ इस कारण से आया कि अब मेरी अब समझ जाना चाहिए आदमी को कि उसकी कहीं इतने सेंसिटिव पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व रहा है, और वो क्योंकि आपके व्यक्तित्व में बहुत गहराई से दिखाई देता है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे बड़े पदों पे आप रहे, फिर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े, चुनौतियां भी कई सारी आई होंगी। बहुत चुनौतियां हैं। ऐसे दौर में सर युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या आप कहना चाहेंगे कि युवा किस साहस से काम करें जीवन? एक तो क्या है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करें। मैंने अपने बच्चे, जब मैंने एस कुमार छोड़ी थी तो मेरे दोनों बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। आप जानते हैं वहाँ की फीस कितनी थी। तो मेरे सामने मैं कोई पैसा कमाने वाला आदमी नहीं था। और डॉक्टर श्रीवास्तव जानते हैं, आपकी जो चैनल पे कुलदीप श्रीवास्तव साहब जानते हैं कि मेरी माँ 5.5 महीने आईसीयू में रही थी। मेरे 15 लाख रुपए मेरे उस वक्त खर्च हुए थे। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी पूरी खर्च हो चुकी थी। तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया में शिप्रा ब्रांच में ढाका जी थे, सुनील ढाका, उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा मेरे को बिना आए कितना लोन मिल सकता है, जो 18 जुलाई में इस्तीफे की बात कर रहा हूँ अपना त्याग पत्र की। तो उन्होंने कहा कितना भी मिल जाएगा आपको, 60-70 हज़ार रुपये मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा। मैंने कहा मेरे को 45 हज़ार रुपये मिल जाएगा। मैंने सोचता था कि एक महीना 45 हज़ार रुपये मेरे को मिल जाए और मेरा एक महीना कट जाए, बच्चों की फीस भी चली जाए, मैं एक महीने में इतना वापस तैयार हो जाऊंगा कि फिर कमाने लगूंगा। तो उस दृढ़ विश्वास से, और उससे मैंने उस दिन 18 जुलाई को त्याग पत्र दिया कि 45 ढाका जी अभी कहीं पे भी होंगे, उनको मालूम है कि उन्होंने मेरे को बैंक ऑफ इंडिया शिप्रा और किसी ब्रांच में जाने में मेरे को शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मेरे परिचित थे। तो मैंने उनको फोन किया कि वो आते रहते थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा आपको मिल जाएंगे। 45,000 मेरे अकाउंट में आया और मैंने उस दिन 2:30 बजे 18 तारीख को त्याग पत्र दिया। तो एक चीज मैं कहता हूँ कि जब समय अच्छा हो तब भी बहुत सरल और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। जब आपके हाथ में पैसा आता है, जब आपके पास शोहरत आती है, आप बड़े बड़े पदों पे होते हैं, तो एक आप भूल जाते हैं कि आपकी कहाँ से जुड़ाव है। अगर आप जमीन से जुड़े रहे, आप अपने एथिक्स पे और मेहनत पे भरोसा रखेंगे और जमीन से जुड़े रहेंगे, तो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी और लोग आपका उपहास नहीं करेंगे, बल्कि आपके उसको एक उसकी प्रेरणा के स्वरूप देखेंगे कि आपने किस किस तरीके से अपना जीवन में आगे बढ़े। मैं बहुत आज से फर्स्ट तक कई बार आया हूँ, 2 बार तो जीवन में ऐसा हुआ है कि मेरे को सामने बहुत संकट रहा, पर ऊपर वाला साथ है और मेहनत साथ है। मैंने बहुत समय दिया प्राइवेट सेक्टर, उसके अलावा भी मैंने खुद सामाजिक एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहा। मेरे गार्डनिंग का मेरे को शौक है, तो मैंने बगीचे में बहुत काम किया अपने छोटे छोटे फोन से। मैंने कहीं सीखा हुआ नहीं था। मेरे को 2010 में मध्य प्रदेश में बेस्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन का अवार्ड मिला। 2010 में बुश साहब ने मेरे को भोपाल में 10,000 रुपये का कैश और एक ट्रॉफी दी 2010 में। तो बेस्ट, वो भी मेरा समय खराब टाइम था, तो बेस्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन का मेरे को अवार्ड 2010 में प्रदेश में मिला। और मेरा प्लांट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ और अपने कार्य क्षेत्र में अपने श्रमिकों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ मेरा शुरू से जुड़ाव रहा। और मैं लगभग गजरा गियर्स में भी 1000-1200 आदमी में, ज़्यादा बड़ा तो क्लेम नहीं करता, पर अभी भी मैं कम से कम 1000 आदमियों को बाई नेम जानता हूँ और उनकी घर की स्थितियों के भी बारे में जानता हूँ। कोरोना में भी मैंने पहले दिन फैक्ट्री खुद गया, मैंने शुरुआत करी, मतलब पहला आदमी था जो इंटर हुआ। और मैं लगातार पूरे कोविड के टाइम में, जब पूरे लॉकडाउन थे, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, मैं गया, मैंने उनको सबको, मेरे वीडियो जो कोरोना में चले वो दूसरी इंडस्ट्रीज ने चलाए। हमने खुद अपना सैनिटाइजर, पहले बार 5000 लीटर सैनिटाइजर इन हाउस बना लिया। जहाँ सैनिटाइजर की इतनी तंगी थी, हमने अपने स्तर पे अपने रिसोर्सेज से फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजर बनाया और पूरे पैर वाले हर नल को मैंने पैर से कर दिया। कभी आप फैक्ट्री आओ या किसी भी गजरा गेट्स के किसी आदमी से भी आप संपर्क में आएंगे तो आप पूछेंगे तो बताएगा वो कि मैंने एक नल, 150 नल मैंने पैर फुट ऑपरेटेड करवाए। उस लॉकडाउन के पीरियड में 15 दिन फैक्ट्री बंद रही, उस पीरियड में मैंने पूरे नल पैर से करा दिए, हर जगह
सैनिटाइजर कर दिया, और सैनिटाइजर श्रमिकों को ले जाने की छूट थी, क्योंकि अगर वो घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है। तो कोई उसमें बंधन नहीं था, लोग अपनी बोतल लाते थे, भर के ले जाते थे। जब बाजार में काला बाजारी चल रही थी तो हमने फ्री में सैनिटाइजर दिया। और वो आप किसी से, जब मैं खुद बताऊं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, कभी आप किसी से संपर्क में आए और डेल्टा केयर्स के कोरोना प्रबंधन के बारे में आप उनसे जानकारी लें तो मुझे ज़्यादा जिस तरह से हम आपके व्यक्तित्व में और जीवन यात्रा के विषय में जानते जा रहे हैं, कई कहानियां निकल के आती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व को लेके हम एक सीरीज चलाएं, तब कहीं जाके एक विषय पे बात है। और हर आदमी की कहानी होती है, ये बहुत रोचक भी है, इंटरेस्टिंग है। हम फिर बैठेंगे और फिर इन विषयों पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम आज के साक्षात्कार का समापन करेंगे। आपने बताया कि जीवन में कई दौर अच्छे भी आए, एकदम से बुरे भी आए, तो जो चुनौती का जो समय आया, जो बुरा समय आया, तब आप कैसे खड़े रहते थे? वो ताकत क्या थी जो आपको आगे बढ़ा? अपना आत्मविश्वास था और अपने मेहनत पे भरोसा था। जैसे मैं जब कपारों में गया तब मेरे पास आर्थिक संकट था, मेरे हैंड टू माउथ था, जो सैलरी आती थी उसी से बच्चों की फीस जाती थी, उसी से। और मेरी लाइन चेंज हुई। देखिए, मैं इंजीनियरिंग लाइन से शुरुआत करी मैंने गजरा गेट से, और एकदम से फिर मैं टेक्सटाइल में चला गया। लोग आज एक फैक्ट्री में एक विभाग बदल जाता है, या किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी का विभाग बदल जाए तो आदमी को बड़ा दिक्कत आती है। पर मैं स्वेच्छा से मैं टेक्सटाइल में गया, टेक्सटाइल में मैंने अपने आप को स्थापित किया और नंबर 1 पे पहुंचा। उसी तरीके से मैं ट्यूब लाइन में चला गया। कुछ गलतियां होती हैं, उससे सीखने को भी मिलता है। जब ट्यूब लाइन में चला गया तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, पर मुझे भरोसा था कि मैं अपनी मेहनत से समय दूंगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना सीख सके। तो 9 से 5:30 कपारों में जब टाइम था तो मैं सवेरे 7:30 बजे पहुंच जाता था, अपने टाइम से 1.5 घंटे पहले। तो वो मैंने 1.5 घंटे अपनी लर्निंग के लिए शुरू किया, क्योंकि 9 बजे से तो मेरा जिस पोस्ट पे गया हूँ उस पोस्ट की ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो मैंने लर्निंग के लिए 1.5 घंटे पहले जाना शुरू किया, और मैंने हर चीज को हाथ से चला के सीखा। क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, और मेहनत से आप अगर डरेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और मेहनत के साथ आपको आत्मविश्वास रखना है। और आत्मविश्वास और मेहनत और ऊपर बुजुर्गों का और ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं। ये एक बड़ा संदेश है, ये एक मंत्र है युवाओं के लिए, समाज के लिए, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास हो और मेहनत हो। ये 2 चीजें हो तो ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलता है। आपसे और बात करेंगे बहुत जल्दी, फिर हम बैठेंगे और आपके किस्से हमारे समाज को, हम सबको रोशन करेंगे। हम पुनः बैठेंगे। आज आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।